हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में हम डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम लोग आज देखने वाले हैं सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम जो लिंक लिस्ट एडीटी हम डिफाइन करने वाले हैं। लिंक लिस्ट एडीटी हम बनाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रोग्राम को, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा लिंक लिस्ट के बारे में समझ लेते हैं। जब भी आपको कोई प्रोग्राम बनाना है और उसमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज को स्टोर करना है, एक्चुअल में प्रोग्राम बनाते क्यों हैं? हम प्रोग्राम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें डेटा की प्रोसेसिंग करनी होती है। अब डेटा की प्रोसेसिंग करने के लिए आपको डेटा को किसी वेरिएबल में तो रखना होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है तो आपको दो नंबर्स रखने के लिए वेरिएबल्स चाहिए। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि आपको लिस्ट ऑफ वैल्यूज रखना है और लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है, तो आप कुछ दो चार वेरिएबल बना के काम नहीं चला सकते, आपको कोई दूसरा मैकेनिज्म सोचना होगा। तो जब भी आपको लिस्ट ऑफ वैल्यूज स्टोर करनी है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, ये कौन सी मेमोरी की बात कर रहा हूं? हमारे प्रोग्राम में जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं उसी की बात कर रहा हूं। तो हमें अपने प्रोग्राम में लिस्ट ऑफ वैल्यूज पे कुछ डेटा प्रोसेसिंग करनी है। इसके लिए मैं तीन में से किसी एक फंडामेंटल तरीके से लिस्ट ऑफ वैल्यूज को स्टोर करने की बात कहूंगा। या तो मैं बनाऊंगा एरे, या मैं बनाऊंगा डायनेमिक एरे, डायनेमिक एरे, ठीक है, या फिर मैं बनाऊंगा लिंक लिस्ट। बात समझ में? यानी अगर मुझे मान लीजिए कि एक क्लास है जिसके सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, क्लास में 100 स्टूडेंट हो सकते हैं, 150 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो मुझे लिस्ट ऑफ वैल्यूज को स्टोर करना है। अब हो सकता है मुझे उसमें मैक्सिमम मार्क्स निकालना हो, एवरेज मार्क्स निकालना हो, सबसे कम मार्क्स कितने लोग फेल हुए हैं उसकी लिस्ट निकालनी हो, जो भी करना हो। ऑपरेशंस तो कुछ भी हो सकते हैं जो मुझे परफॉर्म करने हैं, लेकिन उसके लिए मुझे लिस्ट ऑफ वैल्यूज को पहले वेरिएबल्स में रखना पड़ेगा, तब जाके तो मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। तो मैंने सोचा कि ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज को या तो एरे में रख लिया जाए, या डायनेमिक एरे में, या लिंक लिस्ट में, क्योंकि जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे वो उस पूरे ग्रुप पे परफॉर्म करेंगे। जैसे मुझे एवरेज निकालना है तो मुझे सारी वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा, मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे सारी वैल्यूज को कंपेयर करना पड़ेगा। तो जो भी ऑपरेशंस हमको परफॉर्म करने हैं वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज पे एक साथ करने हैं। इसलिए मैं इनमें से कोई तीन में से एक तरीका यूज करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं एरे यूज करता हूँ तो मुझे उसमें वैल्यू रखने के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसमें से वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा, हर छोटे बड़े काम को करने के लिए मेरे को फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एडीटी बना लेता हूँ। तो मैं इसका भी एक इम्प्रूव्ड वर्जन बनाऊंगा। यानी मैं सिंपली एरे का एक एरे डिक्लेयर करने की बजाय एरे एडीटी, जो कि हमने पिछले वीडियोस में एक क्लास बना ली थी एरे एडीटी नाम की, हम क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे और इस क्लास के एक ऑब्जेक्ट में हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज रख सकते हैं। या फिर हम डायनेमिक एरे का भी एडीटी बना लेते हैं, डायनेमिक एरे एडीटी, और इसका ऑब्जेक्ट बना लें। या फिर हम लिंक लिस्ट एडीटी बना लें, लिंक्ड लिस्ट एडीटी। ये सब क्या है? सी प्लस प्लस में हम इनको क्लासेस बोल रहे हैं। ये हम तीन क्लासेस बना लें। अगर ये सब कुछ बना रखा हो तो एज अ यूजर हम क्या चाहेंगे, लिस्ट ऑफ वैल्यूज को रखने के लिए या तो एरे एडीटी का ऑब्जेक्ट बनाएं, या डायनेमिक एरे एडीटी का, या लिंक लिस्ट एडीटी का। सिंपली एरे ना क्रिएट करें, डायनेमिक एरे क्रिएट ना करें, लिंक लिस्ट क्रिएट ना करें हम, बल्कि ये स्पेशलाइज्ड क्लासेस हैं। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका है, यहाँ पे क्लासेस के साथ साथ क्लासेस होने की वजह से इसके अंदर डेटा तो स्टोर करने की जगह है ही, इस पे जो कॉमन बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो सारे फंक्शंस भी इन क्लासेस में होंगे। तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इनके ऑब्जेक्ट्स बनाएं। तो कोई भी यूज़र को ये बहुत आसान लगेगा। अब मान लीजिए कि जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हमें रखनी है उसमें हमें मेमोरी के टर्म्स में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, यानी हम कितनी वैल्यूज़ रखना चाहते हैं उतनी ही मेमोरी कंज्यूम हो, और हमें पहले से नहीं मालूम है कि कितनी मेमोरी कंज्यूम होगी, कितने
डेटा को हम रखना चाहते हैं। ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ही तय होगा कि कितना डेटा रखना चाहते हैं। अगर आपको एडवांस में पता है कि नहीं मुझे तो 50 ही वैल्यू रखनी है, 100 वैल्यू रखनी है, तो आप array_dt का इस्तेमाल कर लें। लेकिन आपको लगता है नहीं, हमें नहीं मालूम कि कितनी वैल्यूज हमें रखनी है, हो सकता है 10 वैल्यू एंटर होने के बाद हमें लगे 10 और एंटर करनी है, 50 और एंटर करनी है, तो हम बेटर है कि लिंक लिस्ट ADT का इस्तेमाल करें। आज हम वैसे भी लिंक लिस्ट ADT बनाने वाले हैं, तो हम इसकी ज़्यादा बात करेंगे। तो अभी आप एज अ यूज़र लिंक लिस्ट ADT का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप उसमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को रख सकते हैं और बहुत सारे फंक्शंस भी आपके पास रहेंगे जिनकी मदद से आप काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं लिंक्ड लिस्ट ADT, ये क्लास का नाम हो जाएगा, और इसका कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जैसे कि L1। उसके बाद आप L1 डॉट लगा के कुछ फंक्शंस कॉल कर सकते हैं जैसे कि इंसर्ट एट स्टार्ट। तो इस लिंक लिस्ट में स्टार्टिंग में मैं एक वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, लेट्स से 20, तो मैंने इस तरीके से इंसर्ट करा ली। इस तरीके से मैं L1 डॉट लगा के कई सारे फंक्शंस को कॉल कर सकता हूँ और वैल्यूज़ को इसमें रख सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। तो एज अ यूज़र हम लोगों के लिए ये ज़्यादा यूज़फुल रहेगा बजाय इसके कि हम रॉ लिंक लिस्ट बनाएं। लेकिन उससे पहले आपका रोल क्या होगा? आपका रोल होगा कि आप एज अ प्रोग्रामर ये लिंक लिस्ट ADT बनाएं, ताकि कोई भी प्रोग्रामर लिंक लिस्ट ADT का ऑब्जेक्ट बना के ये सारे फंक्शंस को कॉल कर सके। तो हमें ये बनाना सीखना है आज, लिंक लिस्ट ADT। ठीक है, तो एक बात तो आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात हम समझते हैं लिंक लिस्ट क्या होती है। लिंक लिस्ट में हम एक पॉइंटर लेते हैं, दैट इज स्टार्ट पॉइंटर। ठीक है, स्टार्ट पॉइंटर शुरुआत में नल कंटेन करता है, जिसका मतलब है लिंक लिस्ट एम्प्टी है। और जैसे ही लिंक लिस्ट में वैल्यूज हम रखना चाहते हैं, हम एक नोड क्रिएट करते हैं। ये नोड एक ऐसा मेमोरी ब्लॉक होता है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल होता है डेटा रखने के लिए और एक वेरिएबल होता है पॉइंटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नोड। ये नोड कैसे बनाया होगा? सिंपली एक स्ट्रक्चर की मदद से हमने स्ट्रक्चर बनाया होगा। स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है। स्ट्रक्चर का नाम रखा है नोड, मतलब ये डेटा टाइप हो गया, और इसके अंदर हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे। यही दो वेरिएबल्स जो इसके अंदर मैं बता रहा था। अब इस वेरिएबल में आपको डेटा रखना है, तो आप ये तय कर लीजिए कि डेटा किस टाइप का है। जैसे मुझे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स रखना है, या यानी हम लिंक लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज रखने वाले हैं वो किस टाइप की हैं। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रखना है, लिस्ट ऑफ फ्लोट वैल्यू है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, क्या है। सिंप्लिसिटी के लिए अभी मैं लिस्ट ऑफ इंटीजर्स सोच रहा हूँ। तो अभी जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स की, पर ये इंटीजर्स की जगह कुछ और भी हो सकता था। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये जो वेरिएबल हम बनाएंगे इस नोड के अंदर, इसका टाइप चेंज होगा। तो अभी फिलहाल मैं इसको इंट टाइप का बना रहा हूं। ठीक है, इसका नाम मैं रख लेता हूं आइटम। ठीक है, जब आप बोलते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स, है ना, जैसे मैंने कहा 10, 20, 30, 40, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो एक नंबर क्या है? लिस्ट आइटम। दूसरा नंबर लिस्ट आइटम। तो ये लिस्ट का एक आइटम एक नोड में रखा जाएगा। इसके लिए मैंने आइटम नाम का वेरिएबल बना लिया है। दूसरा वेरिएबल होगा एक पॉइंटर जो नोड टाइप का ही होगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं नोड स्टार, और इसका नाम रख लेता हूं नेक्स्ट। इस पॉइंटर का नाम नेक्स्ट क्यों रखा मैंने? क्योंकि ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है ना, तो ये मैंने करली ब्रैकेट क्लोज कर लिया। ये मैंने एक डेटा टाइप बना लिया है नोड टाइप का। अब इसके अलावा मैं क्या करने वाला हूँ? नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाने वाला हूँ, दैट इज स्टार्ट, और इसमें शुरुआत में हम रखना चाहेंगे नल। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे लिंक लिस्ट में नोड्स आते जाएंगे स्टार्ट की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। स्टार्ट वो पॉइंटर है जो पहले नोड को करेगा पॉइंट।
तो जब भी नोड टाइप का कोई वेरिएबल बनेगा उसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे, आइटम और नेक्स्ट। क्योंकि ये डायनेमिकली बनने वाला है नोड, इसलिए नोड का कोई नाम नहीं होगा, नोड का सिर्फ होगा एड्रेस, उसके अंदर के मेंबर वेरिएबल्स के नाम है आइटम और नेक्स्ट। एक और नोड जब हम क्रिएट करेंगे तो वो नोड भी ऐसा ही होगा, उसके अंदर भी दो वेरिएबल्स होंगे, आइटम और नेक्स्ट। तो फर्स्ट नोड का जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो सेकंड नोड को करेगा पॉइंट। इसी प्रकार से लिस्ट में नोड बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम वैल्यूज लिस्ट के अंदर ऐड करते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं। अच्छा, जो लास्ट नोड होता है उसके नेक्स्ट में क्या होता है? उसके नेक्स्ट में होना चाहिए नल। नल ये इंडिकेट करता है कि आगे और कोई नोड नहीं। अगर आप नल नहीं रखेंगे तो उसमें गार्बेज वैल्यू रहेगी, और गार्बेज वैल्यू का मतलब हो जाएगा कि आगे किसी ब्लॉक को वो पॉइंट कर रहा है, क्योंकि गार्बेज वैल्यू को वो एड्रेस की तरह ट्रीट कर लेगा। इसीलिए ध्यान रखिए कि आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। जैसे पहला सवाल, एम्प्टी लिस्ट कैसे पता करोगे? एम्प्टी लिस्ट मतलब लिंक लिस्ट में कोई नोड नहीं है, तो ये पता करने का तरीका है, क्या स्टार्ट में नल है? क्योंकि स्टार्ट में अगर नल है तो इसका मतलब है लिंक लिस्ट एम्प्टी। पहले नोड का एड्रेस होता है स्टार्ट में। अब लिस्ट अगर एम्प्टी होगी तो कोई नोड ही नहीं होगा, तो स्टार्ट में क्या होगा? नल। ठीक है। क्या टी एक पॉइंटर है? अगर वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है, लास्ट नोड को, तो ये कैसे पता चलेगा? है ना, फाइंडिंग लास्ट नोड, फाइंडिंग लास्ट नोड। तो मैं क्या करूंगा, हर बार इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, इसको मैं अपने प्रोग्राम में यूज करने वाला हूं। मैं सबसे पहले टी के अंदर स्टार्ट की वैल्यू रखूंगा। मतलब टी शुरुआत में तो पॉइंट कर रहा होगा उसी नोड को जिसको स्टार्ट पॉइंट कर रहा है, और फिर देखूंगा क्या टी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में, उसका नेक्स्ट कौन है? ये उसका नेक्स्ट। तो उसके नेक्स्ट में नल है क्या? नहीं है, नल नहीं है। ठीक है। अगर नल है तो ये लास्ट नोड नहीं है, तो मैं इसको रिपीट करता जाऊं, या मैंने एक लूप लगा लिया। अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर लूप की बॉडी के अंदर एक लाइन लिखता हूं, टी में असाइन करो टी एरो नेक्स्ट। देखिए ये लूप चल रहा है, टी शुरुआत में पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। हम देखते हैं क्या टी के नेक्स्ट में, यानी टी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में नल है क्या? नहीं है। नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि नॉट इक्वल टू लिखा है। ट्रू है तो क्या करें, टी एरो नेक्स्ट। टी एरो नेक्स्ट में क्या रखा हुआ है? सेकंड नोड का एड्रेस। ठीक है ना, तो सेकंड नोड का एड्रेस किस में रखना है? टी में। तो टी अब इसको पॉइंट नहीं करेगा, बल्कि टी अब सेकंड नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है ना। अब मैं फिर से वाइल की कंडीशन को चेक करता हूं, टी एरो नेक्स्ट। टी एरो नेक्स्ट मतलब अब इसकी बात हो रही है, तो टी एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है। यस, नॉट इक्वल टू नल है, उसमें तो किसी का एड्रेस है, तो टी में असाइन करना है टी एरो नेक्स्ट। ठीक है, यानी कि अब टी में आ जाएगा लास्ट नोड का एड्रेस। तो टी अब इसको पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि टी पॉइंट करने लगेगा इसको। ठीक है, तो ये टी है हमारा। अब क्योंकि टी एरो नेक्स्ट नल हो चुका है तो ये लूप एंड हो चुका होगा। तो जब ये लूप एंड होगा तो टी लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो हमने दो बातें देखी, कैसे हम एम्प्टी लिस्ट पता करेंगे, कैसे हम लास्ट नोड तक पहुंचेंगे। अब ये बेसिक बातें हमने समझ ली हैं। अब हम कोडिंग करना चाहते हैं, तो हम अपनी क्लास में क्या क्या करने वाले हैं, आइए पहले मैं उसके बारे में बताया। था हम लोग जो क्लास बनाएंगे उसका नाम क्या रखेंगे? लिंक्ड लिस्ट एडीटी। ठीक है, और इस क्लास के अंदर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ
मैं बनाने वाला हूं एक स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट नोड, ठीक। और इसके अंदर बनाने वाला हूं एक वेरिएबल इन टाइप का आइटम, दूसरा वेरिएबल बनाने वाला हूं नोड टाइप का पॉइंटर जिसका नाम होगा नेक्स्ट। तो ये हमने एक डेटा टाइप बना लिया जैसा कि अभी डिस्कस किया था, और ये मेरा स्ट्रक्चर बन के तैयार। अब मैंने नोड टाइप का ही एक बना लिया है पॉइंटर, नाम स्टार्ट, ठीक। अब मैं पब्लिक में ढेर सारे फंक्शंस बनाने वाला हूं, पर एक कंस्ट्रक्टर भी बनाने वाला हूं। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा? लिंक्ड लिस्ट एडीटी, और जैसे ही लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट कभी कोई बनाएगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और इसकी वजह से स्टार्ट में चला जाएगा नल, ठीक। तो ये एक तरह से लिंक लिस्ट को इनिशियलाइज करने का तरीका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस बनेंगे। आइए अब हम उन फंक्शंस को भी समझते हैं। यहाँ पर मैंने बेसिक कोडिंग करी हुई है, आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, हमने ऊपर जो बेसिक हेडर इंक्लूड करने थे वो करे हैं। आप यहाँ से समझना स्टार्ट करिए। हम क्लास बना रहे हैं, क्लास का नाम रखा है लिंक लिस्ट एडीटी। अब प्राइवेट में मैंने एक डेटा टाइप डिफाइन कर दिया है नोड नाम का, जैसा कि अभी डिस्कस किया। इसमें दो वेरिएबल्स हैं, इन टाइप का आइटम और नोड टाइप का नेक्स्ट पॉइंटर। फिर मैंने नोड टाइप का एक स्टार्ट पॉइंटर बनाया हुआ है। अभी इस कोड को आप इग्नोर कर दीजिए, इसके बारे में मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। पब्लिक में मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने स्टार्ट में नल रखा है। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हमें कौन कौन से फंक्शंस इसमें बनाने हैं। हम एक फंक्शन बनाएंगे जो आइटम्स काउंट करके देगा, यानी लिंक लिस्ट में कितने नोड्स हैं, कितने आइटम्स, कितनी वैल्यूज रखी हैं, इसकी संख्या काउंट करके ये हमको बताएगा। बहुत ही सिंपल फंक्शन होगा ये। हम इसकी कोडिंग देखेंगे। इसके बाद हमने इंसर्ट के 3 वर्जन्स बनाए हुए हैं, इंसर्ट एट स्टार्ट, इंसर्ट एट लास्ट और इंसर्ट आफ्टर। इसका मतलब क्या हुआ? इंसर्ट एट स्टार्ट का मतलब हो गया लिंक लिस्ट के शुरुआत में हम लोग नोड को जोड़ेंगे। लिंक लिस्ट में जिसमें काफ़ी सारे नोड्स हैं उसमें हम शुरुआत में नोड्स को जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, ये स्टार्ट पॉइंटर है, इसके बाद ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, ठीक है, ये तीसरा नोड है। इस तरीके से कई सारे नोड्स हैं लिंक लिस्ट में, और हर एक के अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे जो कि है आइटम और नेक्स्ट, और हर एक नेक्स्ट पॉइंटर अगले नोड को कर रहा है पॉइंट। लास्ट वाला डेफिनेटली नल को कंटेन कर रहा होगा, और स्टार्ट पॉइंटर जो है वो पहले नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो ये हमारा जो पॉइंटर है ये स्टार्ट है। अब मैं एक नया नोड बनाता हूँ। ये नया नोड बनाया, इस नए नोड के अंदर भी 2 वेरिएबल्स होंगे, एक आइटम और एक नेक्स्ट। मैं आइटम के अंदर जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करना चाहता है वो रख देता हूँ। उसके बाद फिर मैं इस नए नोड को, क्योंकि ये नया नोड बना है तो इसका एड्रेस अभी तो किसी में रखा ही होगा मैंने, क्योंकि डायनेमिकली हम नोड्स बना रहे हैं तो इनके कोई नाम नहीं है, इनके सिर्फ एड्रेस हैं, और एड्रेस की मदद से ही हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो n के अंदर हमने इसका एड्रेस रखा हुआ है, n कोई टेम्परेरी पॉइंटर हमने बना लिया है नोड टाइप का। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको देखना है कि शुरुआत में रखूं। तो यस, इस नोड को अगर मैं शुरुआत में रखता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कुछ पॉइंटर मैनिपुलेशंस हमको करने होंगे। जैसे मैं इस नए नोड को स्टार्ट के द्वारा पॉइंट कराना चाहता हूँ। मतलब मैं लिखना क्या चाहता हूँ, स्टार्ट के अंदर आ जाए n। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, स्टार्ट इस नए नोड को पॉइंट करेगा। पर दिक्कत क्या है, लिंक लिस्ट में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि स्टार्ट अभी जिस नोड को पॉइंट कर रहा था उसका एड्रेस सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट के ही पास था। तो लिंक लिस्ट में जो इतने सारे नोड्स हैं वो तभी एक्सेस हो पाएंगे जब
पहले वाले नोड का एड्रेस स्टार्ट में रहेगा। अब अगर स्टार्ट किसी और को पॉइंट करने लगेगा तो ये पुराने नोड्स तो एक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो हमें समझना ये है कि ये नया नोड जब फर्स्ट नोड बनेगा तो जो अभी फर्स्ट नोड है वो सेकंड नोड बनेगा, राइट। जो अभी फर्स्ट नोड है वो क्या बन जाएगा, सेकंड नोड। तो सेकंड नोड बनने के लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट नोड सेकंड नोड को पॉइंट करे। तो हमें क्या करना होगा, n के नेक्स्ट में, n जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में हमें फर्स्ट नोड जो अभी लिस्ट का फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस रखना है। उसका एड्रेस किस में रखा है, स्टार्ट में। तो स्टार्ट में रखा हुआ है पहले नोड का एड्रेस, वो किस में चला गया, इसमें चला गया, तो ये इसको पॉइंट करने लगा। और इसके बाद अगर स्टार्ट में n का एड्रेस आए तो कोई दिक्कत नहीं है, n की वैल्यू जाए मतलब इस नए नोड का एड्रेस आए तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट अब इसको पॉइंट करने लगेगा, तो अब ये लिस्ट में जुड़ गया। तो ये हुआ शुरुआत में जुड़ने का मतलब। इसी प्रकार से हम बीच में या आखिरी में भी जोड़ सकते हैं, और इसीलिए हमने ये 3 अलग अलग फंक्शंस बनाए हुए हैं। जब हम इंसर्ट आफ्टर फंक्शन बना रहे होंगे तो हमें ये भी पता करना होगा कि किस नोड के बाद हमें इंसर्शन करना है। ये थोड़ा सा टिपिकल फंक्शन होगा, इसको भी ध्यान से समझेंगे। इसके बाद मुझे लिंक लिस्ट में कोई आइटम अगर सर्च करना है तो मैंने एक फंक्शन बनाया है सर्च आइटम, इसके बारे में पढ़ेंगे। डिलीट के भी हमने 3 वर्जन्स बनाए हुए हैं, यानी हम पहले वाले नोड को भी डिलीट कर सकते हैं, लिस्ट के आखिरी नोड को भी डिलीट कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर नोड को भी जो लिस्ट में कहीं पर भी है उसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए भी फंक्शन बना सकते हैं, जिससे लिंक लिस्ट की सॉर्टिंग हो जाएगी। किसी पर्टिकुलर आइटम को एडिट करना है तो एडिट आइटम, व्यू लिस्ट पूरी लिस्ट को व्यू करने के लिए, और फिर फर्स्ट आइटम निकालने के लिए, और लास्ट आइटम। ये सिर्फ रिमूव नहीं करेंगे, जैसे कि डिलीट वाले जो फंक्शंस थे ये आइटम डिलीट कर देते थे, लेकिन यानी आइटम डिलीट करते थे यानी नोड ही डिलीट कर देंगे, लेकिन ये जो गेट फर्स्ट और गेट लास्ट आइटम है ये वैल्यू को रिटर्न करवा देंगे, यानी उस वैल्यू को रिट्रीव करेंगे पर नोड को डिलीट नहीं करेंगे, वो वैल्यू लिस्ट में बनी रहेगी। तो ये फर्क रहेगा, और ये सारे फंक्शंस हमको डिफाइन करने हैं, तब जाके हम बोलेंगे कि हमारा लिंक लिस्ट एडीटी कंप्लीट हुआ। इसके अलावा हम एक डिस्ट्रक्टर भी इसमें बनाने की बात कर रहे हैं, और ये डिस्ट्रक्टर बहुत सिंपल है। अल्टीमेटली डिस्ट्रक्टर का काम क्या होगा, आप खुद सोचिए कि स्टार्ट नाम का जो पॉइंटर हम बना रहे हैं ये बेसिकली कहाँ बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर बन रहा है। तो इस कोडिंग को ज़रा समझिएगा, यही फिलॉसफी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपने प्रोग्राम में कहीं पर लिखने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट एडीटी, ये क्लास का नाम, और इसका ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं लेट्स से L1। अब ये L1 क्या होगा, L1 एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर स्टार्ट नाम का वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो नोड्स हैं ये ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बाहर बनते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर तो सिर्फ स्टार्ट नाम का एक पॉइंटर है। अब सोचिए जब कभी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो स्टार्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब आपको अगर याद है डिस्ट्रक्टर की इंपॉर्टेंस तो आपको मेरी बात जल्दी समझ में आएगी। इसके अलावा इस एग्जाम्पल के कारण आपको डिस्ट्रक्टर का इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगा। यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर लिंक लिस्ट को एक्सेस करना है तो स्टार्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिंक लिस्ट का जो पहला नोड है उसको कौन पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट। अगर लिंक लिस्ट का पहला नोड ही एक्सेस नहीं होगा तो लिंक लिस्ट के बाकी के नोड्स तो एक्सेस ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर नोड में अगले नोड का एड्रेस होता है। किसी भी नोड का कोई नाम नहीं है, सिर्फ एड्रेस की मदद से एक्सेस होगा। तो लिंक लिस्ट का जो पहला नोड है उसका एड्रेस किसमें है, स्टार्ट में। मान लीजिए कि ये लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट L1 डिस्ट्रॉय होता है, जब भी डिस्ट्रॉय होगा तो स्टार्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब L1 नहीं रहेगा, स्टार्ट नहीं रहेगा, तो लिंक लिस्ट के नोड्स को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हमारा प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन L1 डिस्ट्रॉय हो चुका है, और प्रोग्राम को जो मेमोरी मिली हुई है उसमें कुछ मेमोरी ब्लॉक्स ये लिंक लिस्ट के नोड्स के नाम पे कंज्यूम हो चुके हैं, लेकिन इन नोड्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमारे प्रोग्राम को जो टोटल मेमोरी मिली है उसमें से कुछ मेमोरी
कंज्यूम हो चुकी है और कुछ अभी फ्री है। तो जब भी आप नए वेरिएबल्स नोड्स वगैरह बनाते हैं तो फ्री मेमोरी एरिया में से ही जगह मिलती है। लेकिन कुछ नोड्स ऐसे हैं जो कंज्यूम्ड है, यानी कंज्यूम्ड एरिया में बैठे हैं, लेकिन क्योंकि आपका L1 डिस्ट्रॉय हो गया है, स्टार्ट डिस्ट्रॉय हो गया है, तो इन नोड्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते, ना तो इनकी मेमोरी रिलीज करा सकते। तो होगा क्या, ये वो नोड्स हैं जो मेमोरी कंज्यूम करके बैठे हैं, किसी और को ये मेमोरी नहीं मिलेगी, लेकिन ये मेमोरी आप एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो जो मेमोरी आप एक्सेस नहीं कर सकते और वो फ्री भी नहीं है, तो उस मेमोरी लोकेशंस को हम क्या बोलेंगे कि ये मेमोरी हमारी टोटल मेमोरी के कोटे में से लीक हो गई है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मेमोरी लीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेमोरी लीक का, इंटरव्यू के हिसाब से बहुत काम का है। तो मेमोरी लीक हो गई, तो ये मेमोरी लीक ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि हम समय रहते इन ऑब्जेक्ट्स की, इन नोड्स की मेमोरी रिलीज करा दें, क्योंकि इन नोड्स को अब एक्सेस तो करना नहीं है, क्योंकि लिंक लिस्ट ADT का L1 ऑब्जेक्ट ही डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो हम इन डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मैं इस लिस्ट को अब एक्सेस नहीं करना चाहता। तो मैं चाहता हूँ मेरा ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय हो, साथ ही साथ ये नोड्स भी डिस्ट्रॉय हो जाए लिंक लिस्ट के। लेकिन एक बार मेरा L1 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके बाद मैं इन नोड्स को रिमूव नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने के जस्ट पहले मैं नोड्स की मेमोरी रिलीज करना चाहता हूँ। तो ये काम हम डिस्ट्रक्टर में करवाएंगे। डिस्ट्रक्टर वो फंक्शन होता है जो बनाते हम हैं, कोडिंग हम करते हैं, लेकिन वो अपने आप कॉल हो जाता है जैसे ही ऑब्जेक्ट होने वाला होता है डिस्ट्रॉय। तो जस्ट ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने के पहले हम इसको ये अपने आप कॉल हो जाता है। तो हमने देखिए डिस्ट्रक्टर की कोडिंग करी है। इसमें जब तक स्टार्ट में नल नहीं हो जाता तब तक हम एक एक नोड को डिलीट करते जाते हैं। हमने ऊपर एक फंक्शन बनाया हुआ है डिलीट आइटम फ्रॉम स्टार्ट। तो पहला नोड डिलीट होगा, पर ये लूप में लगा, जब तक स्टार्ट में नल नहीं होगा तब तक एक एक नोड डिलीट होता रहेगा। डिलीट होना मतलब उसकी मेमोरी फ्री होती रहेगी। यस, यही हम चाहते थे। तो ये डिस्ट्रक्टर का एक बहुत मीनिंगफुल यूज है। तो आज के लिए इतना ही। हम इसके सेकंड पार्ट में ये कोडिंग को और एक्सप्लोर करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और वीडियोस देखने हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। यदि आपको सारे वीडियोस के लिंक चाहिए तो मेरी साइट पे आइए www.mysirji.com, क्योंकि हो सकता है यूट्यूब पे आप एक पर्टिकुलर चैनल देख रहे हो, तो हो सकता है सारे वीडियोस की जानकारी आपको ना मिली हो। इस साइट पे आइए, सारे के सारे वीडियोस के लिंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। बहुत सारे C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो कोर्सेज हैं। प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज अलग से हैं। प्रोग्राम्स कैसे बनाना चाहिए, कैसे अप्रोच होने चाहिए, वो समझाई गई है। सारे वीडियोस हिंदी में हैं, फ्री हैं, और डेली नया वीडियो अपलोड होता है। पसंद आए तो शेयर भी करिएगा। थैंक यू।